और अब एजेंडा इंडिया का में खबरें विस्तार से। 24 घंटे पहले जो उम्मीद जगी थी कि सीज फायर हो गया है, अब कुछ शांति देखने को मिली, वो छलावा निकला। इजराइल ने लेबनान पर सबसे भयानक हमले शुरू कर दिए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इन हमलों के बाद अब ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रोके गए तो तेल अवीव पर हम बम गिराएंगे। इस सीज फायर में लेबनान के शामिल होने को लेकर पूरी तरह से भ्रम के हालात हैं। हालांकि ईरान लेबनान में युद्ध विराम की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है। अमेरिका और इजराइल के बयान ने सीज फायर की थ्योरी पर सस्पेंस ला दिया है। वहीं कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा है कि जब तक युद्ध विराम पर समझौता पूरी तरह से लागू ना हो जाए, ऑपरेशन में शामिल जो अमेरिका की सेना है वो ईरान के आसपास ही तैनात रहेगी। कुल मिलाकर सीज फायर एक तरह से मिसफायर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्या आगे ये युद्ध विराम टिकेगा या समझौते की पटरी पर बात आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं हॉर्मुज को लेकर भी फुल ऑफ सस्पेंस बना हुआ है। खबर है कि ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल वसूलने के लिए पारंपरिक मुद्रा की जगह क्रिप्टो करेंसी में भुगतान की मांग कर सकता है। तो आज इन्हीं बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो एक तरह से देखेंगे कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। हम हर पहलू को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। समझौता पूरी तरह लागू होना जरूरी है, अगर समझौता नहीं तो फिर युद्ध होगा। ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो अमेरिका की सेना है वो अभी ईरान के आसपास ही तैनात रहेगी, तैयार रहेगी, और अमेरिका की सेना पूरी तरह से तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले से तय परमाणु हथियार नहीं है, अगर किए गए तो सीज फायर अगर टूटता है तो हमला और घातक होगा। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन के पास हम यहाँ पर चलेंगे। राजीव, जो कल तक उम्मीद जगी थी वो पूरी तरह से यहाँ पर अब बदलती हुई नजर आई, छलावा नजर आई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं तो फिर से युद्ध होगा, और जो अमेरिकी सेना है वो अभी भी ईरान के आसपास ही रहेगी। तो फिर आखिर सीज फायर होगा कैसे? देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं दोनों बयान की अगर बात देखें तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और कहीं ना कुछ गलतफहमी लग रही है कि जिस तरह से शुरुआती बयान आया, ईरान का जो स्टेटमेंट आया, उसके मुताबिक जो ये जो सीज फायर है ये केवल ईरान के फ्रंट पे नहीं बल्कि लेबनान के फ्रंट पे भी लागू है, और यही बात मध्यस्थता कराने वाला पाकिस्तान भी कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जिस तरह से इसराइल का बयान आया है कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है, जेडी वेंस जो अमेरिकी राष्ट्रपति वह भी इस बात को कह रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और अब जो ताजा जो बयान जो जिस तरह कह सकते हैं ये ट्रंप का है, उसे ये लगता है कि एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर ये समझौता पूरी तरह से लागू नहीं होता है तो हम इससे ज्यादा बड़ा हमला करेंगे, एक तबाही गोलाबारी का आलम और ज्यादा फैलेगा। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ बातचीत जरूर हुई है और कुछ हम समझौते के कह सकते हैं कि बहुत हद तक करीब पहुंच चुके। कुछ कंफ्यूजन है जिसको दूर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी परेशानी या कह सकते हैं और इसका जो कहर जो कह सकते हैं केवल अमेरिका और भारत में नहीं बल्कि पूरी खाड़ी देशों से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बिल्कुल, और ये संकट अब समझ नहीं आ रहा है किस तरफ बढ़ रहा है। तीनों मेहमानों का अब मैं यहाँ पर अपने रुख करने जा रही हूँ। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर सुदीप सिंह हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर धीरज कौल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जो उम्मीदें यहाँ पर जगी थी कल तक कि चलिए अब कुछ राहत मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी, वेस्ट एशिया में जो संकट गहराया था शायद अब उस पर विराम लगेगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आया। किस तरह से आप इस स्थिति को देख रहे हैं? लेबनान को लेकर ये कंफ्यूजन आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखिए, पहले तो रिगार्डलेस आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, आई वाज लिसनिंग टू यू केयरफुली, उसके लिए धन्यवाद। और लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो लेबनान है उसके ऊपर इजराइल का पहले ही क्लैरिटी आई थी कि हम लातिया रिवर जो है वहां पे 20 माइल के अंदर तक वो 10% ऑफ लेबनान का एरिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेंगी एज अ बफर जोन, और लातिया रिवर के आगे भी 10 किलोमीटर 10 माइल तक होने की बात की जा रही है, पर लातिया रिवर तक वो नहीं देंगे वापस। ये तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि उस एरिया को यूज करते हैं रॉकेट अटैक्स के लिए। तो इजराइल ने पहले ही क्लियर किया था, और आज ही कुछ घंटों पहले हमारी व्हाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। इसके अलावा बड़े
हमारे डिफेंस मिनिस्टर उनका भी इंफॉर्मेशन आया और डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि इजराइल और हम जो लेबनान में लड़ाई चल रही है उसका इस पीस ट्रूस से कोई लेना देना नहीं है। जो टेम्परेरी 2 हफ्ते का सीज फायर है इससे इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ईरान ने साफ बोला है उसके बाद कि भाई हम सपोर्ट करते रहेंगे जो भी हमारे ऑफशूट विंग हैं, बेशक वो इराक मलेशिया हो, बेशक जो लेबनान में फाइटर्स हैं हिजबुल्ला वो हो, क्योंकि हमारे और उनके इंटरेस्ट ज्वाइंट हैं। तो जब तक उन पे अटैक रहेगा हम उन्हें सप्लाई करते रहेंगे। लेकिन क्या इस वजह से ये जो हमारा सीज फायर है ये टूट जाएगा, इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। और ये बहुत ही फ्रेजाइल ट्रूस है 2 वीक का सीज फायर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियली एड्रेस किया, देखिए मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है कि तकरीबन जो 20 मिलियन गैलन का 2 मिलियन गैलन, आप समझ लीजिए कि तकरीबन एक टैंकर पे $2 मिलियन की चुंगी वसूलने की बात ईरान ने की। और ट्रंप ने भी बोला ठीक है अगर आप लेंगे तो 50% हमें दीजिए, 50% आप रख सकते हैं एज लॉन्ग एज द एरिया डेवलप्स। उससे तकरीबन 20 आप समझ लीजिए 2 मिलियन का एक तरीके से अतिरिक्त भार 20 मिलियन का लगेगा। और वो अगर हुआ तो तेल की कीमतों में अप्रॉक्सीमेटली $1 प्रति बैरल ऊपर जा सकता है, जो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। 5 से 6 बिलियन डॉलर प्रति माह मिनिमम इसमें कलेक्ट हो सकता है, जिसमें से अगर 50% भी ईरान रख ले 3 से 4 बिलियन डॉलर, तो उसकी जो कॉस्ट है शायद उसका एक फ्रैक्शन कवर हो पाए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन वहां बहुत हुई है। लेकिन आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है, अभी बहुत कंफ्यूजन है। और जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आया कि जब मैं निगोशिएटर से बात कर रहा था तो कहीं कम्युनिकेशन इश्यू है, वो कह रहे थे हमें एनरिचमेंट का हक है। फिर जेडी वेंस ने मजाक में बोला ऐसे मेरे पत्नी बोलती है कि स्काई डाइविंग का उसको हक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मैं स्काई डाइविंग करने दूंगा। तो कहीं ना कहीं हार्ड लाइन स्टैंड हो रहा है दोनों साइड से, लेकिन क्लैरिटी उन्होंने दी कि हमारे पास अभी भी अपर हैंड है। जी बिल्कुल, ये अपर हैंड वाली बात को लेकर ही एक तरह से कहा जाएगा सबके लिए ये नाक का सवाल बन गया है, सबके लिए प्रेस्टीज इशू बन गया है। ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत सर, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। ये जो स्थिति बन रही है, क्या आपको लग रहा है ये युद्ध विराम टिक पाएगा या मतलब कुछ आगे बढ़ भी पाएगी बात, या क्योंकि यहाँ पर तो स्थिति वापस वहीं की वहीं अटकी हुई नजर आ रही है? जी नमस्कार। जितना आपने अपने इंट्रोडक्शन में कवर किया और मुझसे पहले जो डॉक्टर कॉल हैं एक्सपर्ट उन्होंने बताया, मेरा आकलन ये है कि ये सीज फायर नहीं चलेगा। ये आंकड़े देखकर लग रहा है सीज फायर नहीं, झांसा है। इस समय का इस्तेमाल यूएस और इजराइल अपने अटैक के लिए करेगा, यूएस रिकूप करने के लिए करेगा। और ये भी कह दिया कि भाई ईरान को जो भी हथियार देगा उस पर 50% टैरिफ लगेंगे। तो मतलब ऐसा हो गया कि ईरान नहीं ले सकता हथियार कहीं से और यूएस और इजराइल अपने अपने मैगजीन डेप्थ को अपडेट कर लेंगे। तो ये अनफेयर सीज फायर हैं। सारे फैसले यूएस खुद कर रहा है, इजराइल के पास कोई चांस या चॉइस नहीं छोड़ा है। मेरा आकलन ये है कि सीज फायर 1 से 2 दिन में धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, फेयर नहीं है। और जैसे कि डॉक्टर कॉल ने पहले कहा कि अगर आप टोल कलेक्ट करते हैं तो यूएस कहता है हमसे शेयर कीजिए। ये देखिए, यूएस ने हमला किया, तबाही ईरान में हुई, तबाही को रीबिल्ड करने के लिए खर्चा ईरान को करना है, उसका खामियाजा बाकी सारे मुल्क क्यों भुगते हैं, बाकी सारा संसार क्यों पे करे उसे? ये अनफेयर है, वो भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। उसका लीगल और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस बाद में आएंगे। बट फिलहाल हम सब लोग सांस रोक के बैठे हैं। उस लड़ाई का सीधा इम्पैक्ट रसोई घर में दिख रहा है, हर घर में, इकोनॉमी पे दिख रहा है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीज फायर होल्ड करे, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये सीज फायर होल्ड नहीं कर पाए। मेजर सुदीप सिंह, आपका भी एनालिसिस में समझना चाहूंगी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि हॉर्मूज को लेकर एक जो बड़ा संकट गहरा गया था, अब लग रहा था कि वो खुल जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में हॉर्मूज को वापस ईरान ने बंद कर दिया, क्योंकि इजराइल ने अपने हमले जो हैं बहुत और घातक कर दिए थे लेबनान के ऊपर। नमस्कार अदिति। 24 मई सन 2000 इजराइल जब विड्रॉ कर रहा था साउथ लेबनान से, उस समय इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो आखिरी टैंक था वो मेरी पोस्ट क्रॉस करके गया था। उस दिन आसमान में जितने अपाची हेलीकॉप्टर्स और F-16 विमान IDF के, इजरायली एयरफोर्स के मैंने देखे थे, मैंने अपनी जिंदगी में उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखे। लेकिन उसके बावजूद
1.5 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह उनका पीछा करते करते बॉर्डर तक आ गया और बड़ी मुश्किल से इजरायली वहां से जान बचा के अपनी भाग पाए। मैं ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से लगातार हिजबुल्लाह जो बॉर्डर से बिल्कुल सट के बैठा हुआ है वो इजराइल के ऊपर घातक हमले करता है। थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इसको समझिए। इजराइल का बॉर्डर साउथ में लगता है जॉर्डन से और इजिप्ट से। इन दोनों देशों के साथ इजराइल के शांति समझौते हैं और ना ही वो अपनी जमीर और अपने बॉर्डर को यूज करने देते हैं आतंकवादी संस्थाओं को। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप देखते हैं तो सीरिया है। सीरिया में असाद जब से रशिया भागा है उसके बाद से इजराइल और 350 किलोमीटर सीरिया के अंदर चला गया तो वो बॉर्डर भी आपका सिक्योर हो गया। अब बचा आपका नॉर्थ का बॉर्डर जो कि है लेबनान, और लेबनान है एक फेल्ड स्टेट। बहुत सारी दुनिया जैसे ही हम बोलते हैं कि अरब वर्ल्ड तो हम सोचते हैं मुसलमान देश, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि लेबनान दरअसल एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश हुआ करता था जिसको धीरे धीरे करके एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कंट्री बना दिया गया। अब तक तकरीबन 35 से 36% वहां पे क्रिश्चियंस रह गए हैं, जो देश किसी जमाने में एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री हुआ करता था। और हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर जो कि ईरान द्वारा सपोर्ट किया गया है, वो वहां पे लेबनीज आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है और इतिहास में कई बार हिजबुल्लाह के साथ समझौते किए गए हैं यूएन के रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन 1702 जो कैटेगोरिकली ये बोलता है कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करना है और लिटानी नदी जो है उसके दूसरी तरफ जाके हिजबुल्लाह को बैठना है। इसका एक कारण है क्योंकि लिटानी रिवर जो है वो करीब 8 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाती है लेबनान और इजराइल के बीच में। और इजराइल के बहुत महत्वपूर्ण कुछ शहर हैं जैसे काफिर शिमोना हो गया, नहारिया हो गया, और खास तौर से जैसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बताया गया हाइफा तकरीबन 30 किलोमीटर है लेबनीज बॉर्डर से। और अगर हिजबुल्लाह बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो एक इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस हब और इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट ये हिजबुल्लाह की रेंज में आ जाता है। अगर आपको याद हो हमास का ठीक है मेजर सुदीप सिंह, आप बने रहिए। जो आप समझा रहे हैं ये मैं वापस आपके पास लौटूंगी, ये काफी हमें डिटेल से देखने की जरूरत है यहाँ पर, लेकिन अपडेट्स भी लगातार आ रहे हैं इस युद्ध से जुड़े हुए। इजराइल का लेबनान पर हमला अभी भी जारी है। पूर्वी लेबनान के अल हरमेल में इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बमबारी हुई है। पेट्रोल पंप के पास हमले में भारी तबाही देखी गई है। दक्षिणी लेबनान में कासमैया जो ब्रिज है उस पर भी हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से। लेबनान के और भी कई शहरों में इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, इजराइल ने जो लेबनान पर हमले बोले हैं उसको, उसके सिलसिले को एक तरह से यहाँ पर कहा जाएगा कि और ज़्यादा बढ़ा दिया है और बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह बना है, यही हमले जो हैं वो वजह बन रहे हैं यहाँ पर इस सीज फायर को लेकर, सस्पेंस बनाने को लेकर। मेजर सुदीप सिंह, आप अपनी बात पूरी करें और ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अगर आप इनको भी देख सके कि किस तरह से अब हमले जो हैं इजराइल ने जानबूझकर यहाँ पर ऐसा लगता है और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि इजराइल पहले भी इस सीज फायर को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं था। जी देखिए, 2000 में एक समझौता हुआ, 2004 में समझौता हुआ, और हिजबुल्लाह की ये आदत है कि जैसे ही कोई पॉलिटिकल इवेंट अरब वर्ल्ड में कहीं पे भी होता है तो ये इजराइल के ऊपर हमले करने शुरू कर देते हैं। और क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ है और अगर इजराइल रिटेलिएटरी हमला करता है तो वो बॉम्ब्स जाकर गिरते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन के ऊपर। क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन सिंपैथाइज करती है इजराइल के साथ। तो इजराइल के लिए मामला बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद जब 80 से 90% मिलिटरीली खत्म कर चुके हैं तो एक दुश्मन को बिल्कुल अपने बॉर्डर पे बैठे रहने देना इजराइल के लिए बिल्कुल अक्लमंदी का काम नहीं है। तो इजराइल किसी ना किसी तरीके से हिजबुल्लाह को नेस्तानेबूद करने की कोशिश करेगा। और हिजबुल्लाह का समझ लीजिए 1.5 लाख के करीब इनके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स हुआ करती थी अटैक्स होने से पहले। 2024 में जब नसरल्लाह को मारा गया था और बाकी हिजबुल्लाह के ऊपर पेजर अटैक वगैरह हुए थे, उस टाइम इनके पास करीब 1.5 लाख प्रोजेक्टाइल होती थी। लेकिन अभी भी उन अटैक्स के बाद भी 24 से 25 हजार प्रोजेक्टाइल्स इन लोगों के पास हैं। और ये बात लिटानी रिवर तक भी नहीं रुकेगी, क्योंकि लिटानी रिवर आपको सिर्फ 20 किलोमीटर का एक बफर देता है। लेकिन अब हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो इजराइल के अंदर तक चोट कर सकती हैं। इजराइल किसी भी हालत में हिजबुल्लाह को जीवित नहीं रहने दे सकता।
ठीक है डॉक्टर धीरज, यहाँ पर अब अगर हम दूसरे पहलू को भी इसके देखें, हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज को लेकर किस तरह का सस्पेंस यहाँ पर बना हुआ है, और अब तो खबर ये भी आ रही है कि शिपिंग कंपनियों से ईरान जो है वो टोल वसूलने के लिए जो पारंपरिक करेंसी वो अभी तक लेता रहा है उसकी जगह वो क्रिप्टो करेंसी में भुगतान की मांग कर सकता है। अगर ये बात सच हो जाती है, आगे इस तरह की मांग हो जाती है, तो ये तो दुनिया भर के जो देश हैं उन पर एक गहरा आर्थिक दबाव यहाँ पर बढ़ने वाला है। जी हाँ, देखिए मैं इस पे लाइट डालूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, पर 30 सेकंड में जो आपके एक्सपर्ट्स ने बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइफा शहर मैं कई बारी जा चुका हूँ, वो उनका फाइनेंशियल हब है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेक्टर में अब मैं एक्टिवली काम करता हूँ उसमें उनके डाटा सेंटर्स उसके आसपास लगने वाले हैं, और एनर्जी जिसको स्मॉल SMRs हम बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, बहुत ही छोटे, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके लिए हाइफा की सिक्योरिटी पोर्ट और दूसरी वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले बताया, लातिया रिवर से भी अंदर शायद 20 माइल का वो बफर बनाना चाहते हैं, पर 10% तो लेबनान वापस नहीं मिलेगा जो अब दिख रहा है, और शायद एडिशनल 10%। और ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अब क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रही हैं, देखिए ओवरऑल जब भी हम डॉलर्स में ट्रांजैक्ट करते हैं एक ट्रेल बनता है। उस ट्रेल से बचने के लिए दुनिया भर की कई एजेंसीज, इंडिविजुअल्स क्रिप्टो में जाना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो को ट्रैक करना एक बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात, अगर आप बिटकॉइन को छोड़ दीजिए, इथेरियम को छोड़ दीजिए, जो सोलाना हो गया, इथोस हो गया, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको तो ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर डील करेंगे जैसे डार्क वेब में होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक लेवरेज रहता है। और दूसरा, डॉलर के वर्चस्व को कमजोर करना ये चाइना की भी पॉलिसी रही है, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में बैक एंड में चाइना और रशिया एक्टिव रहे हैं, इनको इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। इनकी मैटर ऑफ फैक्ट जो आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी देख रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर, उसके लिए ट्वीक करना मिसाइल सिस्टम को, चाइना का बहुत बड़ा हाथ है ईरान को सप्लाई करने में इस टेक्नोलॉजी के। लेकिन एक जो इशू है, जो मैं बार बार बता रहा हूं डिफरेंट चैनल्स पे, ये डेफिनेटली जो ये सीज फायर है हमें रिप्लेनिश करने का टाइम देगा। आज अगर आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखिए, जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं हमारे, अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 मिलियन डॉलर लगते हैं 25-35 हजार डॉलर के ड्रोन को नीचे उतारने में। लेकिन उनकी कैपेबिलिटी डिफेंस मिसाइल्स की हमारी 800 है, जो 2000 हो जाएगी एज ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ उसे, और उनकी कैपेबिलिटी 25,000 है। तो कहीं ना कहीं एक अनमैच है, इसीलिए हमें रिप्लेनिश का भी इससे टाइम मिलेगा ताकि हम अपने डिफेंस सिस्टम्स को ठीक कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी 10% जो ट्रेजेक्टरी गिर रही है, उन्होंने काफी डेवेस्टेशन हमारे मित्र देशों में भी किया, इजराइल में भी किया, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। और आज ही कन्वर्सेशन हो रही है कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को डायरेक्ट कर सकता है, जो कोविड में आपने देखा था कि इन डिफेंसिव मिसाइल्स को बनाइए। आगे किस तरह की रणनीति यहाँ पर डॉक्टर कॉल बनाएंगे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिलहाल जो संकट गहराया हुआ है उसको लेकर सभी बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट जो है वो यहाँ पर नया सामने आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर है उस पर अब संकट लगातार मंडरा रहा है। ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। पार्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। लेबनान पर इजरायली हमलों के चलते ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला ले लिया है। ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमले बंद करे इजराइल। सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए हॉर्मुज को खोला गया था और उसे वापस बंद कर दिया गया। तो यहां पर अब हॉर्मुज जो है वो सीज फायर का सबसे बड़ा आधार बना था, और अब ईरान के इस कदम से अमेरिका नाखुश नजर आ रहा है। जरा सुनिए हॉर्मुज पर किसी तरह की रोक पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का क्या कुछ कहना है। Well, we've already seen an increase in traffic today. Hopefully we'll see an increase in traffic tomorrow. We actually think that we are seeing signs that the Straits is starting to reopen. I think you guys have probably seen oil prices have come down, so I think the oil markets, the gas markets are seeing the same thing. But the president's been very, very clear. The deal is a ceasefire, a negotiation. That's what we give. And what they give is the Straits are going to be reopened. If we don't see that happening, the president is not going to abide by our terms if the Iranians are not abiding by their terms. तो यहाँ पर लेबनान को लेकर साफ तौर पर वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सीज फायर का हिस्सा वो नहीं था। डिफेंस एडिटर हमारे राजीव रंजन, उनका रुख करेंगे अब हम यहाँ पर। राजीव, अब एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हो जाएगा, क्या वो वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं यहाँ पर जहाजों के आने जाने के लिए? क्या स्थिति इस वक्त आपको वहां पर नजर आ रही है, बताएं हमारे दर्शकों को।
देखिए, स्टेट ऑफ हार्मुज की बात करें तो ये पूरा इलाका स्टेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है। यहाँ ईरान है और जो एक जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूट जो है वो ऐसे होते हुए सिर्फ इधर से होके क्रॉस करते थे। लेकिन अब जब से लड़ाई की शुरुआत हुई है उसके बाद ईरान इस पूरे युद्ध ये जो रास्ते को कंट्रोल कर रहा है। स्टेट ऑफ हार्मुज की अहमियत आप इस बात से समझे कि दुनिया की 20% जो तेल की जो शिपिंग है इसी रास्ते से होती है। अब ईरान का ये कहना है कि ट्रेडिशनल रूट नहीं होके चूंकि यहाँ माइंस वगैरह बिछा हुआ है तो अब लारक जो आइलैंड है द्वीप के रास्ते से होते हुए ओमान की खाड़ी उतर जाएगा। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। तो ये पूरे एरिया की अगर बात करें जो एक नया रास्ता जिसको कह सकते हैं कि ईरान कह रहा है कि इसी रास्ते से होकर जाएगा, ये पूरा एरिया को ईरान कंट्रोल करता है। और वो ईरान का ये कहना है कि बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी इजाजत के कोई भी जहाज, चाहे तेल शिप हो, चाहे वो हो, चाहे कार्गो हो, वो इस रास्ते से होकर नहीं गुजर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान ने साफ तौर कंट्रोल कर रखा है और ईरान का यह कहना है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए तैयार है, लेकिन पहले अमेरिका और इजराइल जो है जो सीज फायर हुआ है उसको पूरी तरह से पालन करे। यानी ईरान पर हमले बंद होने के साथ साथ लेबनान पर भी हमले बंद होने चाहिए। जी राजीव, लौटेंगे आपके पास। राजीव आप बने रहिए। मेजर सुदीप सिंह, ये जो स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं, जो रास्ते यहां पर बदले हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी हमें देखना होगा कि क्या आखिर ये जो वैकल्पिक रास्ता है ये कितना कारगर साबित होगा। देखिए, एक तो ये रास्ता है, इसके अलावा भी एक रास्ता है जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो डली हुई है सऊदी से, जो सऊदी के दूसरे कोस्ट पे जाती है, जो रेड सी का रास्ता कम से कम यूरोप के लिए आपके खुलता है। 6 मिलियन बैरल वहां से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी से जुड़ी मैं एक और चीज बताता हूं, इजराइल के लिए क्यों ज्यादा मायने रखता है लेबनान का पूरा एरिया सिक्योर करना। हाइफा की बात आई, आपको याद होगा कि जब हमले हुए थे हमास द्वारा इजराइल के ऊपर, उससे ठीक 1 महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक मीटिंग हुई थी और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का अनावरण किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो था वो था हाइफा। तो यही पाइपलाइंस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नजर में रखते हुए, ईरान को बाईपास करते हुए, इस चोक पॉइंट से बाईपास करते हुए प्लान किया गया था कि इंडिया से माल चलेगा और पहुंचेगा यूएई, और यूएई से फिर पाइपलाइन वगैरह के जरिए पहुंचेगा या रोड रूट के जरिए पहुंचेगा हाइफा। तो इकोनॉमिकली भी जो इजराइल का आगे का रोड मैप है अपनी तरक्की, अपनी प्रोग्रेस की तरफ, उसमें भी ये बहुत जरूरी है कि लेबनान की तरफ से किसी किस्म का कोई थ्रेट ना आए इजराइल के ट्रेड रूट्स के ऊपर। अभी रेड सी का रूट जो है वो हमारे लिए अभी भी खुला हुआ है, लेकिन उसके लिए आना आपको ओमान की तरफ से ही पड़ेगा। और वहां पे भी हूथीज का किसी तरह का अगर ये सीज फायर टूट जाती है, हालांकि मैं नहीं समझता कि ये सीज फायर टूटेगी, क्योंकि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो इस तरह की न्यूसेंस वैल्यू जो होती है वो हर खिलाड़ी थोड़ी बहुत डालने की कोशिश करता है कि हाँ भाई मेरे पास भी ये कार्ड है, ये कार्ड मैं खेल सकता हूं, इसीलिए जब मेरी बातें मनवाने की बात आएगी तो मैं ये सारी चीजें टेबल पे रखूंगा। तो ये अपना पलड़ा भारी करने के लिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल करी जाती हैं। इसको मैं कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जब टेबल पे बैठते हैं तो ठीक है आपके कार्ड वो काम आते हैं। तो यानी कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं मेजर सुदीप की हो सकता है कि जब बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो इस मसले पर भी कोई समझौता हो जाए? बिल्कुल समझौता होगा, और एक वंस एंड फॉर ऑल आई थिंक हिजबुल्लाह का और हूथी का सॉल्यूशन भी निकलेगा, क्योंकि ईरान के साथ सॉल्यूशन हो और हिजबुल्लाह और हूथी के साथ सॉल्यूशन ना हो तो इजराइल ने लड़ाई शुरू क्यों की? अगर आपका दुश्मन अभी भी आपके बॉर्डर पर बैठा ही है, अगर हमास अभी भी आपके घर के अंदर दुश्मन बन के बैठा ही है, तो आपने इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ी क्यों? तो अगर कोई बात होगी, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये भी आ जाएगा, ग्रुप कैप्टन अजय के पास में जाऊंगी, फिर सवाल यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि हूथी और हमास को क्या वाकई में आप इस तरह से मिसाइल अटैक करके खत्म कर पाएंगे? क्या आम लोगों की भी तो इतनी जानें जा रही हैं यहाँ पर? देखिए, मेरे से पहले जो 2 एक्सपर्ट हैं, मेजर साहब हैं और कॉल साहब हैं, इन्होंने बड़े डिटेल में आकलन करके बताया कि इजराइल के क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। और इनकी बातें सुनते हुए मुझे एक ग्रीक स्कॉलर सुसाइडिस उनकी याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे वांट एंड वीक विल सफर व्हाट दे कैन। मतलब बेसिकली माइट इज राइट। ठीक है, इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न है, उस कंसर्न में वो कह रहे हैं दूसरे की टेरिटरी, मतलब लेबनान देश को कह रहे हैं आप ये 20 से 40 किलोमीटर खाली कर दो। अब इस डिस्कशन में ईरान की सिक्योरिटी कंसर्न्स भी देखिए। ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया, ये युद्ध इजराइल और यूएस ने शुरू किया। तो वो ईरान को कहते हैं आप होर्मुज भी खोल दीजिए, आप हथियार भी ना बनाइए, आप न्यूक्लियर भी एनरिचमेंट ना कीजिए। तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये वन साइड हो गई हैं।
और वन साइडेड जो नेगोशिएशन होती हैं वो ज़्यादा दिन चलती नहीं। या तो यूएस और इजराइल ईरान को भी कुछ स्कोप दें या स्पेस दें, लेकिन अगर वो सारी अपने मन की करना चाहेंगे तो ये सीज़फायर ज़्यादा चलेगा नहीं। इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न है, वैलिड हैं, लेकिन ईरान के भी सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए, हम सबके एक पर्सनल फेवरेट हो सकते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन इजराइल ओरिएंटेड है या यूएस ओरिएंटेड है, लेकिन जब विशेषज्ञ बन के हम किसी सिचुएशन का आकलन करते हैं तो हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है। तो इस पूरे सिनेरियो में मुझे लग नहीं रहा कि ईरान के सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस हो रहे हैं, जिसका खामियाजा या नतीजा यही निकलेगा कि ईरान सीज़फायर डील को नहीं मानेगा अगर आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। ये मेरा विश्लेषण है। बिल्कुल। और मुझे लगता है क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये जो मामला है, जो गतिरोध है, एक तरह से ये लगातार बरकरार है कि जिसकी जो कंसर्न है वो यहाँ पर अपने अपने सुरक्षा को लेकर अगर मामले उठाएंगे तो सब ये कहेंगे हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार है, और फिर ये ऐसे में कभी रुकेगा नहीं। और इसीलिए जरूरत है यहाँ पर शायद परिपक्व नेताओं की, जो आकर अब वाकई में कुछ इस तरह के डिसीजंस लें, क्योंकि जो डेडलाइन दी जाती है वो आगे बढ़ जाती है, सीज फायर जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है। बने रहिए, एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुक करने जा रहे हैं। अल जजीरा के पत्रकार की यहाँ पर जान चली गई है, मोहम्मद विशाह की मौत हो गई। कई पत्रकार जो है इस युद्ध की भेंट यहाँ पर चढ़े हैं, जो अपना काम करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद थे, ग्राउंड से वो लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर इस बमबारी का निशाना वो भी बने। गाजा सिटी में गाड़ी पर हमला किया गया, इजराइल के हमले में मारे जाने की खबर उनके सामने आ रही है। सीज़फायर के बीच पत्रकार पर ये हमला हुआ है। 2023 से अगर अब तक देखा जाए तो 262 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं, और अब एक और नाम मोहम्मद विशाह जो है उनका भी यहाँ पर जुड़ गया है। अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद विशाह की दुखद यहाँ पर मौत हो गई है। गाजा सिटी में गाड़ी पर ये ड्रोन से हमला हुआ है, और उसके बाद सीधे गाड़ी में आग लग गई, और उसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो किस तरह से ये जो बारूदी संहार है, ये इसमें पत्रकार जान गंवाते नजर आ रहे हैं। अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद विशाह की यहाँ पर मौत हुई है। गाजा सिटी में गाड़ी पर हमला किया गया, इजराइल के हमले में उनके मारे जाने की बात यहाँ पर सामने आई है। सीज फायर के बीच में पत्रकार पर यह हमला जो है कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि ड्रोन से टारगेट करके ये अटैक किया गया था उनकी गाड़ी में, उसके बाद आग लगी। अगर हम आंकड़े भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, 2023 से अब तक 262 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं। बहुत ज्यादा जाने यहाँ पर जा रही हैं, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। मेजर सुदीप, आपके से भी ये जिक्र मैं करना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पर ये जो हमला हुआ, इसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि टारगेट करके ड्रोन से उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया, जिसमें पत्रकार विशाह जो है अल जजीरा के, उनकी जान चली गई है। तो यही बात यहाँ पर अलावत साहब भी कह रहे थे कि सबको अपने अपनी सुरक्षा का अधिकार है, ऐसे में कोई थमेगा कैसे फिर? अदिति, देखिए, फिलिस्तीन में पत्रकार बहुत सारे मारे जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे को आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि अरब वर्ल्ड ने फिलिस्तीन को एक टूल बना दिया है कि जब भी उन्हें अपनी कोई बात मनवानी होती है या अरब वर्ल्ड में अपना वर्चस्व कायम करना होता है तो फिलिस्तीनियों को आगे कर देते हैं। और ये बहुत समय से चलता आ रहा है। न सिर्फ लेबनान बल्कि फिलिस्तीनी खुद एक मोहरा बन गए हैं, अब प्यादे बन गए हैं इस बिसात के ऊपर, और बार बार इस तरह से उनको अपनी जान देनी पड़ती है। आई थिंक ये समय आ गया है कि फिलिस्तीन के मुद्दे का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल के इसमें से पूरे अरब वर्ल्ड को वापस अपने आप को पुल बैक करना पड़ेगा। देखिए, सुन्नी वर्ल्ड जो है वो तकरीबन इस बात से सहमत हो चुका है कि भैया इजराइल एक देश है, उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी बन चुके हैं, जॉर्डन के हैं, इजिप्ट के हैं, टर्की के हैं, सबके, यूएई, सऊदी, सब ऑन बोर्ड आ चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक प्लेयर जो है, बड़ा प्लेयर जो है, जो इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ है, वो है ईरान। तो ईरान को आज नहीं तो कल ये बात समझ लेनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी कि अब आपको इजराइल को जीने का अधिकार देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा पुल बैक करना पड़ेगा फिलिस्तीनी मुद्दे से। नहीं तो ये जाने इसी तरह से जाती रहेंगी, सिर्फ पत्रकार नहीं, आम लोग भी मारे जाते रहेंगे। और सेम जो हो रहा है वो लेबनान भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट देश है। किसी जमाने में बेरूत को बोलते थे पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट, वहां पे जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, और आज देखिए बेरूत एक तबाह शहर है। तो ये सफरिंग जो है ये कॉमन आदमी की, आम आदमी की चलती रहेगी जब तक अरब लोग अपनी पॉलिटिक्स फिलिस्तीन के जरिए करना बंद नहीं कर देते। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि
कैसे यहाँ पर सबसे पहले इस वक्त जो एड्रेस किया जाना चाहिए, जो सीज फायर हुआ है, कम से कम उस पर ये देश कायम रहे और उसको बनाए रखने का रास्ता खोजे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ईरान ने 10 शर्तें रखी थी, उसे एक मजबूत आधार डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे बातचीत को आगे बढ़ाने का, और अब उससे वो अग्री होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि दावा तो सीज फायर का था, लेकिन हकीकत में बेरूत को धुआं धुआं कर दिया गया। एक तरफ शांति की मेज सजी तो दूसरी तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान के आसमान से मौत बरसा रहे। सवाल है कि क्या सीज फायर सिर्फ एक झांसा है, क्योंकि इजराइल रुकने को तैयार नहीं है और अब ईरान ने हॉर्मुज की नब्ज फिर से दबा दी है। क्या ईरान सीज फायर तोड़ने वाला है? क्या अमेरिका फिर जंग करने वाला है? सवाल इसलिए है क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद बेरूत को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है। उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक जगह बारूद का शोर थमता है तो दूसरी जगह इजराइल के हवाई हमले शुरू हो जाते हैं। साउथ लेबनान से लेकर बेरूत हो या फिर हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकाने, इजराइल का दावा है कि उसने चुन चुनकर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जिससे जमींदोज होती बिल्डिंगें और आबादी के बीच से उठता हुआ बारूद का गुबार दिखाई पड़ा। इजराइल कह चुका है कि वो लेबनान को सीज फायर वाली लिस्ट में नहीं मानता। लेबनान पर बारूद बरसाता रहेगा। इजराइल रक्षा बलों ने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह मुख्यालयों पर अचानक हमला करते हुए सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। पेसर ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह को ये सबसे बड़ा और संगठित झटका है। हमने लेबनान में स्थिति को बदलने और उत्तरी इजराइल को लोगों के लिए खतरों को दूर करने के लिए ईरान और लेबनान के बीच टकराव के क्षेत्रों को अलग करने पर जोर दिया था। हमने हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को चेतावनी दी थी कि ईरान की ओर से इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान में हो रहे हालिया भीषण हमले का संकेत है कि इजराइल अब आर पार की जंग के मूड में है, लेकिन ईरान अब हिजबुल्लाह की ढाल बनकर खड़ा हो गया। रिपोर्ट कि ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीज फायर के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए खोला गया था हॉर्मुज स्ट्रेट। अब ईरान ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए तो हॉर्मुज इसी तरह बंद रहेगा। इजराइल नहीं चाहता कि सीज फायर लेबनान की तरफ एक्सटेंड किया जाए। यही एक वजह कि लगातार वहां पे बम्बार्डमेंट की गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। उससे ईरान पूरी तरह से नाराज है और यही एक वजह है कि सुबह 10 मिनट के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से आसानी के साथ यहाँ से सेफ पैसेज मिलेगा और समुद्री जहाज तेल और गैस लेकर निकल पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि सेफ पैसेज ज्यादा देर कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद 10 मिनट के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। लेकिन इजराइल के इन बागी तेवरों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि चूंकि इस डील के बारे में इजराइल को शामिल नहीं किया गया, उसे काफी लेट से बताया गया, इसलिए इजराइल खुश नहीं था। वो चाहता था कि इस तरह और इन शर्तों पर सीज फायर न किया जाए, लेकिन व्हाइट हाउस के सोर्स के मुताबिक इजराइल आखिरी पलों में राजी हुआ। हालांकि उसने दावा किया कि लेबनान को सीज फायर में न रखा जाए। इसी का नतीजा रहा कि पूरे दिन बेरूत से लेकर अलग अलग इलाकों में भयानक बम बारूद बरसता रहा। इजराइल ने यहाँ लेबनान में एक बहुत बड़ा हमला किया, वो भी एक कॉफी शॉप पे। कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। कुछ लोग कहते 8 मारे गए, कहीं उनकी संख्या ज्यादा बताई गई है। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इसमें साफ लग रहा है, देख लीजिए तबाही कहाँ हुई है। एक कॉफी शॉप था जिस पे हमला हुआ, ये देख लीजिए। इजराइल अब इस युद्ध को अपने अस्तित्व से जोड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से चल रहे सीमा संघर्ष के कारण उत्तरी इजराइल के करीब 60,000 से 80,000 नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उनकी सरकार पर भारी दबाव है कि वो इन लोगों को वापस उनके घरों में बसाए।
हालांकि लेबनान ने इन हमलों को लेकर नेतन्याहू को जमकर क्रिटिसाइज किया है। ये बिल्कुल चौंकाने वाला, हैरान करने वाला और सरासर गलत है। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि 10 मिनट के भीतर ही इजराइल ने लेबनान भर में 100 ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे बेरूत और पूरे देश में दहशत फैल गई। इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये समझ से परे है, क्योंकि सुबह ही युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। भले ही इजरायलियों ने ये घोषणा की हो, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे या लेबनान को इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, तो उन्हें अपने घर में भी आलोचना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इजराइल को लूप में न लेना, बिना इजराइल सीज फायर कर लेना, इससे बड़ी बेइज्जती भला क्या हो सकती है। हो सकता है इसलिए भी नेतन्याहू ने बारूदी वार को दोबारा हथियार बना लिया हो और ईरान का बदला अब लेबनान को धुआं धुआं कर ले रहा है। और अब इस सब के बीच में सबकी नजरें टिकी हुई है 10 अप्रैल पर, यानी कल। ईरान से बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में टीम, ट्रंप के विशेष दूत भी इसमें शामिल होंगे। स्टीव विटकॉफ जो है वो इस टीम में शामिल रहने वाले हैं। शनिवार की सुबह होने जा रही है पहले दौर की जो वार्ता है। ट्रंप के दामाद और उनके सलाहकार कुशनेर भी इसमें शामिल होंगे। जैरेड कुशनेर है वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में अब नजर इस पर बनी रहेगी। डॉक्टर धीरज कौल, अब इस्लामाबाद में ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका के वार्ताकारों की टीम पूरी तरह से तैयार है। जेडी वेंस भी होंगे, विटकॉफ भी होंगे, हम देख रहे हैं कुशनेर भी उसमें शामिल होंगे। क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ परिपक्वता से, मैच्योरिटी जिसे कहा जाता है, उससे बातचीत होगी और इस सीज फायर को कम से कम जो 2 हफ्ते चलाने की बात थी उतने पर तो लेकर आ जाएंगे ये इस बातचीत की टेबल पर? जी हाँ, देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर आप बात करें तो बहुत बड़ी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वॉर का फर्दर जाना। जब $60 प्रति बैरल था, उससे हर $10 के ऊपर ग्लोबल जीडीपी का 0.2 to 0.4% कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ग्लोबल ग्रोथ इकोनॉमीज जो 5.5% ज्यादा करती है, उनका तो 1 से 1.5% कर सकता है, जैसे कि भारत। और एक बात और जानना जरूरी है, जो डिसरप्शन आया है उसको नॉर्मलाइज होने में 2 क्वार्टर लग जाएंगे। आज भी अगर लड़ाई बंद हो जाए एकदम, तो भी 6 महीने लगेंगे वापस उस राउट पे आना, क्लियर करना, सप्लाई चेन को रीबिल्ड करना। तो ये फैक्ट है। लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है कि ये सीज फायर प्रॉपर हो और इसके आगे भी बढ़े। मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट पे, बिकॉज जब अगर आप उनकी निगोशिएशन डील देखें तो वो रूम टू यू लाइक व्हाट ही सेड कि वी हैव टू गिव एंड लिटिल बिट टेक, तो रूम फ्लेक्सिबल रूम के साथ वो जाते हैं। और जो आपने अभी बताए उनकी टीम के मेंबर्स, वो भी दे आर नोन टू बी गुड नेगोशिएटर्स, लेकिन अगेन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो बार बार वो बता रहे हैं। लेकिन एक जो चीज है जिसके ऊपर ये डील बिल्कुल बेस पे खड़ी हुई है, वो है हरमूज का रीओपनिंग होना। और आपने एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी, जो आपने ग्राफ दिखाया था कि कैसे हरमूज का वो एरिया चेंज कर रहे हैं। वो जो उनकी स्टेटमेंट आई थी ईरान की, टेक्निकल इश्यूज, वो था माइंस, स्मार्ट माइंस हैं जो चाइना ने ईरान को सप्लाई की थी। उसमें सॉफ्टवेयर ट्वीक्ड होता है, सेंसर्स लगे होते हैं और उसको रिमोटली आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा माइंस उस एरिया में बिछी हुई है जहां से मेन स्ट्रीम ट्रैफिक ज्यादा था। इसीलिए आप देख रहे हैं वो रीराउट होके एक और आइलैंड से जा रही है जो ईरान के ज्यादा पास लगता है, सो दैट द डोमिनेंस स्टेज अप देयर। तो ये मैं फिर इस पे एम्फेसाइज करता हूं, इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप ये जो सीज फायर हुआ है। लेकिन कमिंग बैक टू हिजबुल्लाह, मुझे लगता है एक ग्लोबल यूनाइटेड नेशन अनफॉर्चुनेटली इज नॉट वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। एक ग्लोबल ऑर्डर को बनकर एक तो ये हमास का इश्यू रिजॉल्व करना पड़ेगा और हिजबुल्लाह को भी डिआर्म करना पड़ेगा। और इन कंट्रीज में जो डैमेज हो रहा है उसकी असेसमेंट करके कैसे कॉमन आदमी को कभी फ्यूचर में इन चीजों का, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान एक कॉमन ईरानियन का हुआ है जिसका इस लड़ाई से दूर दूर और अब तो कई देशों के जो आम लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ग्रुप कैप्टन, बहुत क्विकली मैं आपका भी यहाँ पर रिएक्शन चाहूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब जो आर्थिक वजह होंगी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होंगी यहाँ पर ताकि ये सीज फायर किया जाए। देखिए, 12 डे वॉर के बाद मैंने एक ट्वीट किया था कि ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज डोनाल्ड ट्रंप, और वो आज भी वैलिड है। इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनके पॉलिटिकल एम थे कि एक पॉपुलर अपराइजिंग में ईरान में गवर्नमेंट चेंज हो, वो अनलाइकली है। उनके मिलिट्री एम थे कि ईरान के ड्रोन मिसाइल को डिग्रेड करें और न्यूक्लियर वेपन ना लाने दें। सेकेंडरी मिलिट्री एम थे कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं
हिजबुल्लाह लेबनान में, हुतीज यमन में और शिया मिलिशिया इराक में इनको डिग्रेड करें। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ईरान पे हमला नहीं करने देंगे तो वो ईरान की प्रॉक्सीज को डिग्रेड करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इजराइल रुकने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मिलिट्री एम अभी अचीव नहीं। तो उनको जो कोई रोक सकता है वो श्रीमान ट्रंप हैं। अगर ट्रंप जी को नेगोशिएशन में कुछ चीज़ अच्छी लगी और उन्होंने एक स्टैंड ले लिया तो इजराइल को उन्हें ओवररूल करना डिफिकल्ट होगा। तो मेरी होप लॉजिक पे नहीं है, मेरी होप ट्रंप साहब की मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी पे है कि उन्हें शायद कुछ चीज़ पसंद आ जाए और वो मान जाए और इजराइल को रुकने के लिए बोल। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ग्रुप कैप्टन अहलावत आपने रखा है यहाँ पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो जिस तरह का उनका अब तक का इन 40 दिनों का अनुभव रहा है, वाकई में ये बात सही है कि क्या उनको यहाँ पर समझ में आएगा। डॉक्टर धीरज कौल भी कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, क्विक 4 पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, अमेरिका में हम लोग बैठ के ये देख रहे हैं और मैं रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर रहा हूं, बट नॉट ब्लाइंड सपोर्टर। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट। तो 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ट्रंप बैक फ्रंट पे आ सकते हैं। एक हमारे मिड टर्म इलेक्शंस, जिसके अंदर जो स्विंग वोटर पेंसिल्वेनिया में जहां मैं पहले रहता था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया वापस टू डेमोक्रेट। मागा वोटर बैंक के अंदर भी तकरीबन 20% गिरा हुआ है, 80% वो है। दूसरा है एप्स्टीन फाइल का इश्यू रियली एक्टिव है। और जो तीसरा सबसे बड़ा जिससे ट्रंप बहुत सेंसिटिव रहते हैं अदर देन द मिड टर्म, वो दैट इज द मार्केट्स। और मार्केट्स के पास रूम था 2 से 3 हफ्ते का, आज से 1.5 से 2 हफ्ते पहले। तो हम एक और हफ्ते भी अगर इसको खींच लेते तो इतना नहीं होता, लेकिन उसके बाद स्टैगफ्लेशन का बहुत बड़ा रिस्क है। और ट्रंप और जितने भी हमारे डोनर्स हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू इंटरनेशनल मार्केट्स। और चौथा बट नॉट द लीस्ट, जो वर्ल्ड में इस ऑयल प्राइसेस की हाइक से इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के रिस्क है, उससे बचने के लिए देखिए $25 प्रति बैरल गिर गया विद इन अ डे। और हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं शायद 85 तक 2 से 3 दिन में आएगा, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। लेकिन सप्लाई को री एस्टेब्लिश करने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर देख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर धीरज कौल, आपका, मेजर सुदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने चर्चा की और जानकारियां हमारे साथ साझा की। सबके बीच में एक और बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर है। इजराइल को नहीं थी ईरान और अमेरिका सीज फायर की जानकारी। सीज फायर के अंतिम चरण में इजराइल को शामिल किया गया है। ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है कि इजराइल को सीज फायर की जानकारी भी नहीं थी। आखिरी चरणों में इजराइल को शामिल किया गया। अंतिम चरण में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था और इजराइल इस प्रक्रिया से, ये जो सीज फायर की प्रक्रिया थी, इससे बाहर रखे जाने से खुश नहीं था। सीज फायर की जो शर्तें थी उनसे भी इजराइल नाखुश था। और अब जब ये खबर सामने आ रही है तो क्या कड़ी इसीलिए बैठती हुई नजर आ रही है कि क्योंकि इजराइल नाखुश था, उसको इस सीज फायर की बातचीत से बाहर रखे जाने थे, इसीलिए उसने लेबनान पर हमले बढ़ाए? क्या यही वजह थी? ये भी अब सवाल खड़ा होगा। तो सीज फायर और लेबनान पर बारूदी कहर के बीच कैसे सस्पेंस ये गहराया हुआ है, एक इनसाइड स्टोरी पर आपको नजर जरूर डालनी चाहिए। क्या ईरान सीज फायर तोड़ने वाला है? क्या अमेरिका फिर जंग करने वाला है? सवाल इसलिए है क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद बेरूत को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है। उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक जगह बारूद का शोर थमता है तो दूसरी जगह इजराइल के हवाई हमले शुरू हो जाते हैं। साउथ लेबनान से लेकर बेरूत हो या फिर हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकाने, इजराइल का दावा है कि उसने चुन चुनकर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जिससे जमींदोज होती बिल्डिंगें और आबादी के बीच से उठता हुआ बारूद का गुबार दिखाई पड़ा। इजराइल कह चुका है कि वो लेबनान को सीज फायर वाली लिस्ट में नहीं मानता। लेबनान पर बारूद बरसाता रहेगा। इजराइल रक्षा बलों ने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह मुख्यालयों पर अचानक हमला करते हुए सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। पेजर ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह को ये सबसे बड़ा और संगठित झटका है। हमने लेबनान में स्थिति को बदलने और उत्तरी इजराइल को लोगों के लिए खतरों को दूर करने के लिए ईरान और लेबनान के बीच टकराव के क्षेत्रों को अलग करने पर जोर दिया था। हमने हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को चेतावनी दी थी कि ईरान की ओर से इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
लेबनान में हो रहे हालिया भीषण हमले इस बात का संकेत है कि इजराइल अब आर पार की जंग के मूड में है। लेकिन ईरान अब हिजबुल्लाह की ढाल बनकर खड़ा हो गया। रिपोर्ट कि ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीज फायर के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए खोला गया था हॉर्मुज स्ट्रेट। अब ईरान ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए तो हॉर्मुज इसी तरह बंद रहेगा। इजराइल नहीं चाहता कि सीज फायर लेबनान की तरफ एक्सटेंड किया जाए। यही एक वजह कि लगातार वहां पे बम्बार्डमेंट की गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। उससे ईरान पूरी तरह से नाराज है और यही एक वजह है कि सुबह 10 मिनट के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से आसानी के साथ यहाँ से सेफ पैसेज मिलेगा और समुद्री जहाज तेल और गैस लेकर निकल पाएंगे। लेकिन अब लगता है कि सेफ पैसेज ज्यादा देर कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद 10 मिनट के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है।